दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको फिर एक बार कंपटीशन अड्डा चैनल में। और आज हम बात करते हैं हिंदी के एक मुख्य इम्पॉर्टेंट भाग वर्णमाला की। वर्णमाला से आपको प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं, चाहे वो वर्णमाला के बारे में हो, स्वर के व्यंजन स्वर के बारे में हो, या व्यंजन के बारे में हो, अथवा उनके प्रकार के बारे में हो। तो इससे अवश्य ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि आप स्क्रीन पे स्वरों के बारे में, फिर उनके प्रकार, व्यंजन के बारे में, उनका वर्गीकरण, फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्यंजन क्या होता है, उनके कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, उच्चारण के आधार पर उनके निर्माण कैसे होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष के बारे में देखेंगे, और एक संक्षिप्त नज़र वर्णमाला के देखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वर्णमाला। पहले वर्णमाला होता क्या है, पहले इसको जानेंगे। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब इन्हीं वर्णों को हम सही से अगर अरेंज करते हैं, इनको व्यवस्थित रूप से अरेंज करते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो उसे हम व्यवस्थित रूप को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो इन्हीं को हम बोलते हैं वर्णमाला। तो ये वर्णमाला होते हैं। वर्णमाला कितने होते हैं, तो वर्णमाला की बात की जाए संख्या की, तो ये वर्णमाला कितने होते हैं 52 होते हैं। 52 में ये दो प्रकार के होते हैं। पहला बात की जाए तो स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। तो ये दो तरह से व्यंजन, तो इन दोनों को मिलाकर 52 होते हैं। तो ये ध्यान देंगे, और फिर हम देखते हैं आगे। अब बात की जाए स्वरों की, तो स्वर क्या होते हैं, तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहते हैं। तो जो मूल स्वर होता है उसका 2 और नामों से जान सकते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ये मूल स्वर के ही नाम है। दूसरा दीर्घ स्वर है। तो मूल स्वर कितने होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि, ये जो होते हैं 4, ये मात्राएं जो हैं इनको हम मूल स्वर बोलते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर की बात की जाए तो ये में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, तो इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये जो मात्राएं हैं वो दीर्घ स्वर से जानी जाती हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लुत स्वर की बात की जाए तो इसमें ओम जो है वो क्या है, प्लुत स्वर है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं। कई बार एग्जाम में आपको सीधे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर के प्रकार 3 होते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, इसमें आगे दिया है कि अब इस मूल स्वर होता क्या है, तो जिसको बोलने में कम समय लगता है उनको मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी बोलते हैं, तीनों नाम हैं। तो उनको कम समय में बोलते हैं। उससे जो ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करने में, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जिनको उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये आशा करते हैं आती समझ में आ रही हो बात। अब बात करते हैं स्वरों की संख्या की। तो स्वरों की संख्या होती है 11, और 2 उसमें और होते हैं, अयोगवाह स्वर होते हैं। तो 11 और फिर 11 और 2 मिल के कितने हो गए, तो 13, ये टोटल 13 होते हैं। अब फिर आती हैं बात की, ये जो 2 स्वर होते हैं, तो आपको ये जो मूल स्वर 11 हैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी स्वर आते हैं जिनको अलग विशेष चिन्हों से जानते हैं, जैसे अयोगवाह स्वर, विसर्ग। तो इनको हम ऐसे पहचानते हैं। विसर्ग तो सभी जानते हैं, ऐसे लाइन के पीछे हम ऐसे विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं। और फिर अयोगवाह जो स्वर होता है, ये भी आपको एक 0 बनाते हैं, फिर एक लाइनिंग ड्रा करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है विसर्ग। तो ये इनकी पहचान होती है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, दोनों के चिन्ह आपको दिखेंगे। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो कितने, तो इसमें भी वर्गीकरण में 4 स्वर होंगे, जैसे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर में अ, ई, उ और ऋषि आते हैं। दीर्घ स्वर की बात की जाए तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ आते हैं। दीर्घ संधि स्वर में तो आ, ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त अगर स्वर की बात की जाए तो ए, ओ, औ ये आते हैं। तो इनका चारों का संयुक्त स्वरों का निर्माण क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर 2 स्वरों को हम मिलाते हैं, ओ और ई को मिलाते हैं, तो क्या बनता है, ए। और ओ और ए को मिलाते हैं तो आए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे। तो इस तरह से इनका संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है।
अब बात करते हैं इसके बाद स्वरों की उच्चारण के आधार पर अगर बात की जाए तो हम उच्चारण करते समय हम कौन कौन से अपने स्वर किसका इस्तेमाल करते हैं उनके आधार पर देखा जाए तो स्वर होता है, पहला जो होता है कंठ स्वर। कंठ स्वर की बात की जाए तो ओ और आ होता है। तालव्य स्वर की बात की जाए तो ई बड़ी ई। ओठ स्वर की बात की जाए तो ऊ बड़ा ऊ। फिर आपको मूर्धन्य स्वर की बात की जाए तो ऋषि। कंठ और ताल दोनों की सहायता से अगर उच्चारण करते हैं तो ए और है, तो ये दो हो गए। और कंठ और ओठों की सहायता से अगर उच्चारण करके आधार पर देखा जाए तो ओ और अ होते हैं। तो ये इस तरह से ये हम उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे फिर देखते हैं अगर जीभ के आधार पर अगर हम उच्चारण करना चाहें तो अग्र स्वर में क्या होते हैं, ई बड़ी ई ए आय होते हैं। मध्य स्वर की बात की जाए तो अ। पश्च स्वर की भी बात की जाए तो अ उ ओ औ। तो ये पश्च स्वर होते हैं जीभ की आधार पर हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो अब फिर बात करते हैं दूसरा व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन पहले होता क्या है, तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क से लेकर म तक होता है, इनको हम स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। तो ये दूसरा उच्छिप्त व्यंजन या दुगुणित व्यंजन। तो दुगुणित व्यंजन क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ड और ढ। जैसा कि ड और ढ को जानते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा हल्का है, फिर भी आप समझ रहे होंगे। तो ये उच्छिप्त या दुगुणित व्यंजन कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है निम्न में दुगुणित व्यंजन को पहचानिए। दुगुण व्यंजन को पहचानिए, उच्छिप्त व्यंजन को पहचानिए। तो सिर्फ 2 होते हैं, इन दोनों को आप देख लेंगे। तीसरी अनुनासिक जो व्यंजन है उसको जानते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन की सीधे सी पहचान है, जितने भी ये आपको वर्ग दिख रहे हैं ना, इसमें जो ये 5वां जो हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है वही क्या कहलाता है, अनुनासिक। जैसे अंग, इया, ड़, न, म, ये अनुनासिक होते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो य, र, ल, व होते हैं। उसमें व्यंजन की बात करें तो उसमें व्यंजन में खटखोड़ बड़ा स, खटखोड़ वाला श और छोटा स और ह, ये 4 मिलके क्या बनाते हैं, उसमें व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों ये वर्ण तालिका जो है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको आप कंठस्थ करेंगे। फिर आते हैं वर्ग। वर्ग पहले क्या होता है, तो जितने भी वर्ण में पहले जो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो हर वर्ग होते हैं। इसमें क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग तक हो गए, तो ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं, आपको मैंने बताया। अब क वर्ग का उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं, ये हो गया। च वर्ग की अगर बात की जाए तो ये हम तालव्य व्यंजन से उच्चारण करते हैं। ट वर्ग की बात की जाए तो ट वर्ग का हम उच्चारण मूर्धन्य व्यंजन से करते हैं। त वर्ग की बात की जाए तो ये हम दंत व्यंजन अर्थात हम दांतों की सहायता से इनमें उच्चारण में करते हैं। प वर्ग की बात की जाए तो ओट्स की सहायता, ओठों की सहायता से उच्चारण करते हैं। तो ये जो वर्ग हैं उनमें किस हमको उच्चारण करने के लिए कौन से भाग, मुंह के कौन से भाग का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पता चला होगा। फिर बात करते हैं अल्प प्राण क्या है, तो अभी तक आपने पढ़ा है। तो प्रत्येक वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जैसे आपको यहाँ पे वर्ग दिखा, अब इसी से हमको इसमें भी देखना है जो पहला और तीसरा, पहला तीसरा अर्थात विषम संख्या। तो जब भी विषम संख्या प्रत्येक वर्ग में आएगा उसको हम बोलेंगे अल्प प्राण। और जो सम अपने ट्रिक हो सकते हैं, याद करने के अलग अलग ट्रिक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ऐसा ट्रिक नहीं आप अपनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के दौरान कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप अल्प प्राण को विषम मानिए और महाप्राण को सम। तो जो पहला वर्ग है उसमें जो सम आएगा वो आपको होगा महाप्राण, और जो अगर विषम है तो वो अल्प प्राण। अब फिर आते हैं सघोष। जैसे क वर्ग में कहा जाए तो क हो गया, ग हो गया और अंग, ये क्या हो गए, अल्प प्राण। बाकी बच्चे ख और घ, ये आपके क्या होंगे, तो ये होंगे महाप्राण। तो ये आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं आगे, अगर तो अघोष की। अघोष में पहला और दूसरा अर्थात पहला और दूसरा जो शुरू का होगा अघोष होगा। जैसे क वर्ग में कहा जाए क और ख, ये अघोष हो गए। तो जो बाकी बचा वो क्या हो गया, जैसे ग, घ और अंग, ये इनको क्या बोला जाएगा, सघोष। तो ये सघोष व्यंजन
हैं। इसी तरह आगे भी आप देखेंगे तो सघोष अघोष को आशा करते हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन कई बार होते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको कंठस्थ रखेंगे, समझ ट्रिक से याद करेंगे। फिर बात करते हैं, आगे दिया है जो इसमें अंतस्थ तो य और लव आपको पीछे भी हमने बताया। अर्धस्वर की बात की जाए तो य और अ, पार्श्विक तो ल, रुठित व्यंजन की बात की जाए तो र, और उष्म व्यंजन तो बड़ा स, खटकोड़ वाला स, श और ह, ये चीज़ें आती हैं। संयुक्त व्यंजन अभी को हमने बताया, फिर एक बार बताते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो 4 होते हैं ये संयुक्त व्यंजन है। कई बार आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, आप इसको कंठस्थ कर लेंगे। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो क और हलंत लगा के फिर हम क्या लगा दिए, सौ, तुम क्या मिल के बिना छ। इसी तरह इनका दूसरा तो हलंत प्लस रो, तो त्र बन गया। जो हलंत प्लस इया बराबर ज्यों, तो सौ हलंत प्लस रो तो स्रो। ये अभी आपको संयुक्त व्यंजन बनाने के तरीके हैं। फिर आगे बात करते हैं वर्णमाला के। एक बार वर्णमाला पहले कि उनके एक बार उनके बारे में कि क्या कितने होते हैं, तो इसको हम देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। पहला स्वरों की बात की जाए तो 11 ये मुख्य स्वर हो गए और 2 अयोगवा हो गए, तो 2 11 2 13, तो टोटल कितने स्वर हो गए, तो 13। स्पर्शी व्यंजनों की बात की जाए तो ये कितने थे, तो 25, तो ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। कहाँ से कहाँ तक, क से म तक। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको हम दिखाए हैं, और ये जो क से लेकर और म तक ये स्पर्शी व्यंजन हैं। फिर बात करते हैं आगे, तो इस तरह से ये हो गया स्पर्शी व्यंजन। फिर इसमें द्विगुण व्यंजन आते हैं, तो द्विगुण व्यंजन कितने आते हैं, तो ये आपके 2 आते हैं। तो ये कौन कौन है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ये 2 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। उस व्यंजन जो 100 वाले समूह हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र होते हैं। तो इस तरह से तो कुल मिला के वर्णमाला कितने हो गए, 52, तो ये 52 वर्णमाला हो गए। आशा करते हैं कि आप वर्णमाला से संबंधित चीज़ों को समझ आए होगा, और आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हेल्पफुल होगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।